सो वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में कॉन्स्पिरेसीज की दुनिया में एक सबसे फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसका नाम है द मून कॉन्स्पिरेसी। तो सबसे पहले जो इसके बारे में जो डिस्कस होता है, जो कॉन्स्पिरेसी है, एक तो वही आ जाती है फेक मून लैंडिंग वाली कॉन्स्पिरेसी। फेक मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी सबको ही पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस बोला जाता है कि वो मून पे नहीं गए थे। अब ये कंस्पिरेसी जो है, मतलब इसने इतना तूल क्यों पकड़ा, ये फेमस क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू करा। जैसे कि जब अपोलो मिशन हुआ और सारी चीज़ें हो रही थी, उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स जब नीचे आ गए, तो जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जब वो प्रेस से बात कर रहे थे, तो उस समय पे जो उनका वीडियो जब आया, देखा लोगों ने, तो उनको देख के ऐसा लग रहा था ना कि और आज भी अगर व्यूअर्स हमारे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, अगर कुछ नहीं, यूट्यूब पे एक सिंपल सर्च करो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन ऑन मून प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर मून लैंडिंग, ऐसे सर्च करो, वो वीडियो आ जाएगी। वो तो बहुत इजीली अवेलेबल है। हाँ, तो उस वीडियो में जब मैंने भी खुद ये चीज़ देखी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उस वीडियो को बहुत ज़्यादा एज एन लॉजिक यूज़ करते हैं अपनी कंस्पिरेसी को सपोर्ट देने के लिए, तो मैंने भी वो वीडियो देखी। तो हाँ, उसमें ऐसा लग रहा था कि मतलब ये जो लोग हैं ना, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं फील हो रहा इन लोगों को देखकर कि मतलब इतना बड़ा टास्क ये लोग अचीव कर कर आए हैं कि मतलब ये वो 3 लोग हैं इस पूरी अर्थ पर जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार पृथ्वी अपना प्लैनेट छोड़ के किसी एक दूसरे प्लैनेट पे, मून पर जाकर और वापस आए हैं। ये स्पेस ट्रैवल किया है इन्होंने, कि अपने ग्रह पे रहते हुए दूसरे ग्रह के वासी बन गए। हाँ है ना? ठीक है, ये इन्होंने एक स्पेस ट्रैवल करा है इन्होंने, ठीक है, हाँ। स्पेस जर्नी करी है तो इन्होंने, मतलब वो अर्थ से लेके मून तक अपने की। आप में इतनी बड़ी अचीवमेंट है इतनी कि भाई, बड़ी अचीवमेंट है, तो कि उनको सोच रहा है एक्साइटेड होना चाहिए कि इस दुनिया के वही ऐसे बंदे हैं जो इस अर्थ से बाहर निकले इस हैं। अर्थ से बाहर निकले हैं। है उन्होंने ना? स्पेस में ट्रैवल करा है, वो एक्सपीरियंस लिया उन्होंने कि किसी और प्लैनेट से अगर हम अर्थ को देखेंगे तो वो फीलिंग क्या होती है, क्योंकि हम हाँ। पृथ्वी की जमीन पे खड़े होकर सिर्फ आसमान में सितारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, ठीक है, लेकिन चांद की धरती पे खड़े होकर पृथ्वी को देख पाना, वही तो है है ना? क्योंकि अर्थ पे क्या है ना, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से हमें बाहरी जो चलता है वो दिखाई नहीं देता। दिखाई भी नहीं देता, और दूसरा हमें सिर्फ अपनी प्लैनेट अर्थ के बारे में पता है, हमें बाकी और चीज़ें नहीं पता है कुछ भी, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी, ठीक है, मून को उन्होंने एक्सपीरियंस करा फर्स्ट हैंड। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वो बैठे हुए हैं तीनों लोग, जिस तरह से वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि ना, मतलब बेचारे कितने सैड हैं और उनसे ज़बरदस्ती ये चीज़ बुलवाई जा रही है। वो इस तरीके से मतलब बोल रहे हैं उस चीज़ को कि वो किसी प्रेशर में, किसी फोर्स में उस चीज़ को कह रहे हैं। हाँ, मतलब कि न्यूज़ ये थी ना कि उन्होंने अपने बयान बदले वहाँ पर। हाँ, बयान बदलने की जो चीज़ आती है वो ये आती है, आई थिंक सो, बज ऑल्ड्रिन। हाँ, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नील आर्मस्ट्रॉन्ग से सवाल पूछा गया था कि आप स्पेस में गए थे, तो मतलब आपको कैसा फील हो रहा था वहाँ भी, मतलब स्टार्स थे क्या आपने देखा, मतलब, और जो फोटोज़ आई थी और जो वीडियो फीड टीवी पे दिखाया जा रहा था, तो उसमें कोई स्टार्स नहीं थे। तो पूछा उन्होंने कि भाई, हमने कोई स्टार्स नहीं देखे, आपने देखे क्या ये सब चीज़ें? तब उन्होंने बोला कि नहीं, हमने भी स्पेस में कोई स्टार्स नहीं देखे, क्योंकि स्पेस बहुत ब्लैक होता है, और कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, ये सब चीज़ें। लेकिन कुछ समय बाद जब बज ऑल्ड्रिन अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अपनी किताब लिखते हैं जिसमें वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को बयां करते हैं,
कि वो किस तरह से मून पे गए, क्या क्या उन्होंने देखा। तब वो उस किताब में ये लिखते हैं कि जब वो मून पे गए तो उन्हें इतने सुंदर चमकते हुए पूरे कॉन्स्टेलेशन और स्टार्स दिख रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो मना कर दी तो वो वहाँ पे चीज़। उनकी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो वो कॉन्ट्राडिक्ट, तो यही सारी हम्म। छोटी छोटी चीजें जो है कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट पकड़ने लग गए हम्म। कि ये क्या बातें कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज है कि ये सामने आई चीज कि उस समय पे भी और आज भी तीनों एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, उनको गवर्नमेंट ने फ्रीडम नहीं दे रखी है कि वो किसी के भी साथ बैठ के इंटरव्यूज करें। हम्म। उनको जब कभी इंटरव्यूज देने होते हैं या फिर किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनको वो अप्रूवल देता है। वो आएगा, वो बुलाए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कहेगा जब, तब आके वो टीवी पे इंटरव्यूज देंगे, तब आके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मतलब ऐसा एक इंसान, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो पहला इंसान था जो लूनार लैंडर से निकल के बाहर, उसने पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा था। उसको अपने उस एक्सपीरियंस को दुनिया के साथ बांटने की एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर मैं चांद पे जाता तो मैं उस एक्सपीरियंस को किताबों में लिखता, सेमिनार्स करता, लेक्चर्स करता, ताकि मेरे जैसे और जो लोग हैं जो स्पेस को लेके क्यूरियस हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके बहुत पैशनेट हैं, साइंटिस्ट हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए मैं वो सारे लेक्चर्स करता, सारी नॉलेज उनके साथ शेयर करता कि किस तरह से हमने उस फीट को अचीव किया, किस तरह से वो चीज़ मुमकिन हो पाई, किस तरह की टेक्नोलॉजी उसके पीछे लगी, किस लेवल की साइंस यूज करी उन लोगों ने, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं खुल के शेयर करता, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा था ही बट नहीं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो सब नहीं किया, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा हुआ कि वो चांद पे गए, वापस आए और अपने घर में बंद हो गए, ठीक है। और उनका ना एक बहुत फेमस क्लिप है, वो आई थिंक सो मून मिशन जो था उसकी पता नहीं 100th एनिवर्सरी थी या फिर 50th एनिवर्सरी थी, मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट कुछ उसकी सालगिरह ही मना रहे थे वो, ठीक है। उस मौके पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उनको व्हाइट हाउस में बुलाया। व्हाइट हाउस में उनके सामने कई सारे डिफरेंट स्कूल के बच्चे थे और भी कई सारे लोग थे, और उनके सामने उन्हें लेक्चर देना था। जिस मोमेंट पे वो लेक्चर दे रहे थे, सेम वही चीज़, उनके फेस पे कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं कि मैं आने वाली अमेरिका की यंग जनरेशन को मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। उनको एक क्या कहते हैं ना, लाइट ऑफ होप दिखा रहा हूँ कि वो भी एक दिन इस तरह का कुछ अचीव कर सकते हैं। वो बंदा जो अपनी स्पीच लिख के लेकर आया था, तो उस स्पीच में वो एक चीज़ बोलता है और बोलते बोलते रो पड़ता है उस लाइन को कि मे बी वन डे आई होप दिस जनरेशन वुड अनकवर द वेल ऑफ ट्रुथ। तो वो कहता है कि तो सबने वो बात पकड़ी कि वेल ऑफ ट्रुथ मतलब कि सच के ऊपर से पर्दा जब हटेगा तो ये आज की जनरेशन उस ट्रुथ को डिस्कवर करेगी। तो क्या ट्रुथ और क्या पर्दा हटेगा? ट्रुथ तो आप यही बताते आए हो ना कि हाँ अमेरिका ने मून लैंडिंग की थी, तो उस बात का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होना। फिर दूसरा क्या था कि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी, जितनी भी फोटोज छप रही थी न्यूज़पेपर में उस मून मिशन के बाद, तो जब लोगों ने उनको गौर देना शुरू करा, मतलब उनको एनालाइज करना शुरू करा उनके ऊपर, तो उनको बहुत सारी ना मतलब एनॉमलीज दिखने लग गई। जैसे माइकल कॉलिंस की एक स्पेस वॉक की फोटो है, ठीक है। तो वो जो फोटो है ना वो फेक फोटो है। फेक फोटो कैसे है कि जब उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग हो रही थी
तो उनको स्पेस वॉक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन्होंने पूरा एक नासा के अंदर एक हैंगर बना रखा था जिसके अंदर हार्नेस वगैरह बांध के उनको एक काइंड ऑफ एक सिमुलेशन क्रिएट किया गया था कि जब आप स्पेस वॉक करोगे तो आपको कैसा फील होगा, आप किस तरीके से हवा में रहोगे। तो उस टाइम पे उनकी ट्रेनिंग की एक फोटोग्राफ थी जो खींची गई थी, वो फोटोग्राफ भी पेपर में छपी थी कि हम किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, देखो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह ये सब करके। वही सेम फोटोग्राफ माइकल कॉलिंस की, सिर्फ उसको फ्लिप किया हुआ है और पूरी जो फोटो का बैकग्राउंड है वो ब्लैक्ड आउट है। जो ट्रेनिंग फोटोग्राफ में जो पीछे पूरा मैकेनिज्म दिख रहा है, हार्नेस दिख रही है, सब चीज़ें, और जो उन्होंने मून मिशन के बाद उस फोटो को छापा तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूरी ब्लैक्ड आउट कर दी। मतलब कि आज की भाषा में बोले तो बैकग्राउंड रिमूव करके ब्लैक बैकग्राउंड डाल दिया ताकि वो स्पेस दिखे, लगे पूछे। लेकिन यार इतने फुद्दू तो वो भी नहीं हो सकते ना कि ऐसे ही चिपका दें, क्योंकि पब्लिक तो स्मार्ट है ही। लेकिन उस समय पे ना इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, ना इंटरनेट अवेलेबल था, ठीक है, ना ही यूट्यूब वीडियोस थी, कुछ भी ऐसा नहीं था ना कि लोग उसके ऊपर खुल के डिस्कशन कर रहे हैं तो वो बातें आम जनता तक भी पहुंच रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे तूने कहा कि बैकग्राउंड रिमूवल किया है, हाँ, उस टाइम पे ये टर्म ही नहीं थी, ये टर्म नहीं थी, है ना। फिर दूसरा ये है ना कि हर किसी के दिमाग में बस ये सेट है क्योंकि उन्होंने लाइव क्या कहते हैं फीड देखी है टीवी के ऊपर पूरा कि मून मिशन हो रहा है और एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा रहे हैं, पूरी वीडियोस हैं उनकी, वो जो मून बगी चला रहे हैं मून के ऊपर, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों ने देखी और जब वो फोटोग्राफ्स छपना शुरू हुई न्यूज़पेपर में तो हर कोई तो यही समझेगा ना कि हाँ भाई ये असली फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि एक आम इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन चीज़ों को वेरीफाई करे। ये वो लोग थे जो पहले से ही इस चीज़ को ट्रैक करते हुए आ रहे थे, उनको इस टाइप की एनॉमलीज दिखनी शुरू हुई तो उन्होंने इन चीज़ को पॉइंट आउट करना शुरू करा, तो ये सब चीज़ें आने लगी बाहर। ठीक है, फिर जैसे इस चीज़ पे ये भी तर्क दिया जाता है, ये भी लॉजिक देते हैं लोग कि हाँ भाई मे बी हो सकता है कि मून मिशन की उतनी ज़्यादा फोटोग्राफ्स नहीं थी, तो इसलिए नासा ने जो मार्केटिंग एजेंसीज को हायर किया हुआ था उन्होंने पुरानी फोटोग्राफ्स को मैनिपुलेट करके यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा फोटोग्राफ्स नहीं थी। तो अब लेकिन इसके अगेंस्ट में लोग ये लॉजिक देते हैं कि भाई नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मून प्रोजेक्ट कर रही है, उसके पास इतना भी बजट नहीं था कि वो कुछ एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स खींच सके। या तो डेटा की कमी हो कि वो स्टोर नहीं रख पा रहे इतना, लेकिन भाई जब इतना बड़ा मिशन कर रहे हो तो तुम्हारे हर पास चीज की बैकअप्स प्लानिंग होंगे, पहले से होती है ना कि हाँ नहीं इस चीज़ की तो कमी नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा है, जो मैंने रिसर्च किया, बल्कि ना उन्होंने तो मल्टीपल कैमरास यूज़ किए थे। इवन मल्टीपल कैमरास उन्होंने स्पेशल कैमरास बनवाए थे कैमरा कंपनी से। आई थिंक कैनन से उन्होंने स्पेशल कैमरा डिज़ाइन करवाए थे इस चीज़ के लिए कि भाई हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे तो हमें इस तरह के कैमरा डिज़ाइन करके दो कि वो मून पे जाके फोटोग्राफ्स ले सके। ठीक है, तो वो इसीलिए, मतलब कि वो इसलिए था कि कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। अब बाद में अब तू कहता कि क्या नाम है कि उनके फेक फोटोग्राफ्स यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, और मतलब वो फोटोग्राफ्स असली थी लेकिन वो ट्रेनिंग फोटोग्राफ्स को मैनिपुलेट करके कि बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, कुछ चीज़ें डिफरेंट कर दी उसमें, और उसको ये बता रहे कि ये स्पेस वॉक की फोटोग्राफ है। तो मतलब कि आज तक हम अब ये समझा जाएगा ना उस फोटोग्राफ को देख के कि माइकल कॉलिंस की उस फोटोग्राफ को हम देख के ये सच मानते रहे कि माइकल कॉलिंस वो पहला ऐसा इंसान था जिसने स्पेस में जाके स्पेस वॉक करी, जबकि वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। स्पेस वॉक का मतलब होता है कि जब आप ऑर्बिट में पहुंचे, ठीक है, और ऑर्बिट में आप स्पेस शटल से बाहर निकले हो अपना स्पेस सूट पहनकर, ठीक है, तो हाँ, वो मतलब स्पेस वॉक। चांद पे घूमना फिरना है सब? नहीं 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 नहीं, तो चांद पे घूमना फिरना नहीं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, वो स्पेस में ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड,
ठीक है। तो अब लेट्स से सपोज कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई खराबी आ जाती है, ठीक है, और तूने ग्रेविटी मूवी तो देखी है, हाँ। तो जब वो लेडी बाहर जाके कुछ ठीक कर रही अच्छा, होती वो है तो ना, वो अपना वो पाइप सा जोड़ के वहाँ पे, मतलब कुछ भी हाँ, जो भी होता है ठीक कर रही होती है ना, हाँ। तो उस चीज को स्पेस वॉक करना कहते हैं, अच्छा। कि हम स्पेस में चल रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को बोला था स्पेस वॉक, जब एक एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर स्पेस में निकलता है, क्योंकि वो स्पेस में है बाहर, तो उस चीज को स्पेस वॉक बोला जाता है। तो जिस फोटोग्राफ को हम देखकर आज तक ये समझ रहे थे कि माइकल कॉलिंस वो ऐसा इंसान था पहला जिसने स्पेस वॉक करी, पर वो फोटोग्राफ तो झूठी निकली। तो इसका मतलब माइकल कॉलिंस ने स्पेस वॉक कभी करी ही नहीं, क्योंकि वो फोटोग्राफ तो ट्रेनिंग की है जो नासा के सिमुलेशन हैंगर के अंदर हो रही थी। तो मतलब कि आज तक रियल फोटोग्राफ है ही नहीं स्पेस वॉक की, क्योंकि जिसको हम रियल मान रहे थे वो तो फेक फोटोग्राफ है, मैनिपुलेटेड फोटोग्राफ है, ठीक है, और ये प्रूव हो चुका है। तो क्या पता ना उन्होंने करी ही ना हो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो अब मैं इस चीज को क्या मानूं कि स्पेस वॉक हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी भाई। ठीक है, बट अभी हम और आगे मूव करेंगे, ठीक है। मेरा कुछ और मानना है लेकिन इस चीज को लेके, ठीक है। एक तो ये लॉजिक देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, सिंपली कि एब्सेंस ऑफ फोटोग्राफ होने की वजह से कि मे भी हो सकता है कि हाँ उनके पास स्पेस वॉक की फोटोग्राफ लेने के लिए रिसोर्सेज ना हो। मतलब कि अगर माइकल कॉलिंस बाहर गए हैं स्पेस में, तो उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट को जाना पड़ेगा जो उनकी फोटो खींचे, क्योंकि माइक उस टाइम सेल्फी का तो कॉन्सेप्ट था नहीं ना कि सेल्फी स्टिक ऐसे आगे करी और फोटो खींच ली, ठीक है। तो हो सकता है कि ठीक है उनके पास इस तरीके का कोई रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ना हो। नहीं, अगर वो प्लान्ड होगी तो फिर तो ठीक है, होगा ना। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि ना हो उनके पास, ठीक है, हो सकता है। लेकिन आगे चल के और भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक तो वो बड़ी फेमस है वैन एलन बेल्ट रेडिएशन। वैन एलन बेल्ट रेडिएशन का जो टेम्परेचर है, बेसिकली ये जो रेडिएशन बेल्ट है स्पेस में, ये डिस्कवर करी थी वैन एलन नाम के साइंटिस्ट ने 1960s के टाइम पे। 1960s के टाइम पे इस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, तो वैन एलन साइंटिस्ट के नाम पे ही वैन एलन रेडिएशन बेल्ट नाम रखा गया। तो वैन एलन बेल्ट रेडिएशन का जो टेम्परेचर है वो जाता है 4000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और जो सैटर्न, हाँ उस रॉकेट का नाम था सैटर्न 11, हाँ सैटर्न जो रॉकेट था पूरा, उसकी जो पूरी बॉडी बनी हुई थी वो मिलिट्री ग्रेड एल्यूमिनियम से बनी हुई थी। वो जो टेम्परेचर सरवाइव कर सकता है वो है सिर्फ 400 से 500 डिग्री सेल्सियस का। तो उसने वो बेल्ट कैसे क्रॉस की? कैसे क्रॉस करी कि चलो ठीक है, फिर मैं ये भी मान लेता हूँ कि उस चीज़ के लिए जो लॉजिक दिया गया है वो ये लॉजिक ये दिया गया है कि जब वर्नन वॉन ब्राउन और बाकी साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो उनको वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे रेडिएशन जो है बहुत कम है, बाकी हिस्सों की जगह बहुत कम है, और अगर एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ से निकाला जाए तो उनके ऊपर कोई ऐसे हार्मफुल इम्पैक्ट्स नहीं होंगे। और उन्होंने फिर स्पेस क्राफ्ट पे एक काइंड ऑफ रेडिएशन शील्डिंग भी कर दी थी, बट वो बहुत ज़्यादा कहें कि स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी थिक रेडिएशन शील्डिंग करते तो सैटर्न 5 जो है उस रॉकेट का जो वेट है वो इतना बढ़ जाता कि प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। उसके बाद माना कि चलो ठीक है आपने वो चीज़ कर दी होगी, मैं वो चीज़ लॉजिक मान लेता हूँ, क्यों? क्योंकि अभी जब इसरो ने ये कहते हैं चंद्रयान 2 मिशन किया और हमारा विक्रम लैंडर वहाँ तक पहुँचा, तो इट मीन्स कि हाँ वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में एक ऐसी जगह हो सकती है कि जहाँ से रेडिएशन का जो टेम्परेचर है और इम्पैक्ट है इतना ज़्यादा नहीं होता, इफेक्ट नहीं करती वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। ह्यूमन बॉडी का भी कह नहीं सकते, ठीक है, शायद अगर उस टाइम पे वो पहुंचे होंगे तो नहीं करती होगी, क्योंकि उसमें ये बताया गया था कि उस बेल्ट को क्रॉस करने के लिए वो उस एरिया में लगभग 40 to
नहीं नहीं 70 to 90 मिनट्स के आसपास रहे थे, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच रहे थे वो उसके अंदर। और वहाँ पे रेडिएशन इतना मिनिमल था, वो बराबर था सिर्फ जैसे हम एक बार एक एक्सरे लेने के लिए एक्सरे मशीन के सामने खड़े होते हैं, तो उस टाइम पे जितनी एक्सरे रेज जाती है हमारी बॉडी के अंदर वो उतना ही था बस, ठीक है। तो एक बार एक्सरे रेज पड़ती है इंसान की बॉडी के ऊपर तो कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन बार बार डालोगे बहुत, क्या कहते हैं, लंबे टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो वो कैंसर में डेवलप हो जाता है, बोन्स भी कमजोर होती है, ठीक है। तो कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मैंने मान लिया, क्योंकि भाई इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था और विक्रम लैंडर पहुंचा है वहाँ पे मून पे। लेकिन अब और जो बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे कि थ्योरीज ये है कि जब मून मिशन प्लान हो रहा था और सारे साइंटिस्ट बैठ के इस मिशन की थ्योरेटिकल साइंस पे काम कर रहे थे, तो कभी भी कोई भी साइंस, मतलब साइंस से रिलेटेड मिशन या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट, काइंड ऑफ ये एक्सपेरिमेंट ही था, तो सबसे पहले उसकी थ्योरेटिकल साइंसेस पे काम किया जाता है, क्योंकि जिस टाइम पे उसको प्रैक्टिकल किया जाए तो हमारी मैथ्स एक्यूरेट होनी चाहिए, हमारी क्या कहते हैं केमिकल साइंस एक्यूरेट होनी चाहिए, हमारी जो मेटलर्जी है कि किस मेटल को यूज़ करके हमें इक्विपमेंट्स बनाने हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर्स को झेल जाएं, ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ मजबूत हो, तो वो सब कुछ पहले फिगर आउट कर लिया जाता है थ्योरेटिकल साइंसेस के थ्रू, ठीक है, हर एक इक्वेशन, हर एक मैथमेटिकल सीक्वेंस, सब कुछ। तो जब ये चीज़ हो रही थी तो साइंटिस्ट ने बोला था कि अर्थ और मून के बीच में जितना डिस्टेंस है हम वहाँ पे एक बार में नहीं पहुँच सकते, हमें रास्ते में जाते हुए बार बार रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, मतलब 7 to 8 टाइम्स रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो वो तो होता है ना कि तभी तो वो रॉकेट इतना लंबा होता है, वो तो सब छूट जाता है यहीं पे। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि वो चीज़, मतलब वो फ्यूल यूज होता रहता है और वो उसको छोड़ते रहते हैं वहाँ पर। तो जो बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं वो तो वापस अर्थ पे गिर जाते हैं, क्योंकि वो उसको सिर्फ क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एस्केप वेलोसिटी देने के लिए होते हैं, ताकि वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, हाँ, धक्का लगाने के लिए काइंड ऑफ, बस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बाकी जो फ्यूल रहता है स्पेस क्राफ्ट के अंदर वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि एक बार में स्पेस क्राफ्ट मून तक पहुंच जाए, ठीक है। और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले, जब इलॉन मस्क से बात हो रही थी एक इंटरव्यू में, तो इलॉन मस्क का तेरे को पता ही है सपना है मार्स पे जाना, कि वो मार्स पे पहुंचना चाहता है, वहाँ पे रिसर्च करना चाहता है और कॉलोनीज बनाना चाहता है। तो इंटरव्यूअर ने इलॉन से पूछा कि ठीक है, आप मार्स पे जाने के बारे में सोच रहे हैं, बट मून के बारे में आपका क्या ख्याल है, वहाँ पे हमें जाने में मतलब कितना टाइम लग सकता है, हम वहाँ पे क्यों नहीं जाते, किस तरह से पहुँच सकते हैं, और आपकी कंपनी स्पेस एक्स है तो आपने मतलब किस तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है कि हम मून पे वापस जा सकें। तो इलॉन मस्क ने बोला था कि मून पे वापस जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्यूल सिस्टम। वो भी खुद ये बात बोलता है, और लोग इस इंटरव्यू को चेक कर सकते हैं, एक गूगल सर्च करना है सिर्फ, ठीक है। तो उसने खुद बोला था कि मून पर पहुंचने के लिए अर्थ से हमें एक ल्यूनर मॉड्यूल को, या क्या कहते हैं, ल्यूनर लैंडर को कम से कम भी 8 बार रिफ्यूल करना पड़ेगा रास्ते में, उसके अंदर फ्यूल भरना पड़ेगा 8 बार, तब जाके हम मून पे पहुंच पाएंगे। तो बात ये आती है कि भाई इलॉन मस्क जैसा इंसान, कोई डम इंसान तो है नहीं, वो स्पेस एक्स जैसी एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी बना रहा है, वो जो कंपनी रॉकेट्स ही बनाती है स्पेस में जाने वाले, जब वो कह रहा है कि मून मिशन को करने के लिए हमें 8 बार रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, तो उस समय पे 1969 में वो लोग एक बार में ही कैसे पहुंच गए और वापस भी आए हैं वो, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो ये भी सवाल खड़े होते हैं। तो इन सवालों का कुछ भी ना क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि जब रिसेंटली 2002-2004 के अराउंड नासा से पूछा जाने लगा, क्योंकि जब ये चीज़ बहुत
उठने लगी कि हाँ मून मिशन हुआ भी था कि नहीं हुआ था, और या फिर सिर्फ ये एक स्पेस रेस थी जिसमें अमेरिका को प्रूव करना था कि वो मतलब रशिया से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम था और वर्ल्ड वॉर टू के बाद सिर्फ ये दो सुपर पावर्स थी जो पूरी दुनिया में उभर कर आई थी। बाकी सब नेशंस वॉर की वजह से बैठ गए थे। रशिया, यूएसएसआर और यूएसए, ये दो सुपर पावर्स थी, ठीक है। और यूएसएसआर जो था वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था और यूनाइटेड स्टेट्स एक कैपिटलिस्ट कंट्री। तो यूएसए को अपने आप को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली, मतलब टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत एडवांस दिखाना था, ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि कम्युनिज्म जो क्या कहें इसको, कम्युनिस्टिक वे ऑफ लिविंग है सोसाइटी, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जो अमेरिका का काम करने का तरीका है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, वो ज़्यादा बेटर है, उसमें हर किसी के पास फ्रीडम है, चॉइस है आगे बढ़ने की, ये सब चीज़ें। और वहीं जो यूएसएसआर था वो क्या कहते हैं, कम्युनिस्टिक सोसाइटी को पुश कर रहा था। तो वही सारा इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर भी आ रहा था। बहुत सारे वहाँ पे छोटी छोटी कम्युनिस्ट ग्रुप बन रहे थे जो इस आइडिया को प्रोपोगेट कर रहे थे, जैसे हमने ओपनहाइमर मूवी में भी देखा है ना। ओपनहाइमर की वो एक गर्लफ्रेंड होती है, वो उसको बार बार बोलती है कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो यार, ठीक है। तो यूएसए को ये प्रूव करना था कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं हर तरीके से। तो उन्होंने ये सब किया। तो एक स्पेस रेस हुई। स्पेस रेस की शुरुआत कैसे हुई? दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किसने किया? यूएसएसआर ने, स्पुतनिक 1। जब वो लॉन्च हुआ तो तब यूएसए को लगा कि यार नहीं, ये लोग स्पेस में हमसे पहले पहुंच गए। अब तो जॉन एफ कैनेडी ने, अब फिर उस मोमेंट के बाद जब वो नए नए प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने एक अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में डिसीजन लिया कि भाई, किसी को नहीं पता था, उन्होंने उस स्पीच में बोला सीधा कि हम आने वाले 10 सालों में चांद पर जाके दिखाएंगे। और अमेरिका ने ये चैलेंज इसलिए नहीं लिया कि ये आसान है, इसलिए लिया है कि ये मुश्किल है और हमें पता है सिर्फ हम ही कर सकते हैं इसे। तो ये चीज़ें हो गई, ये चैलेंज स्टार्ट हो गया। तो ये सिर्फ इसलिए था। अब यूएस से बहुत मेहनत करता रहा लेकिन कुछ भी वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। वहाँ दूसरी साइड स्पेस में पहुंचने वाली पहली सैटेलाइट यूएसएसआर की थी, स्पुतनिक 1। स्पेस में जाने वाला सबसे पहला इंसान रशिया का था जो ऑर्बिट में गया था, यूरी गगैरियन नाम उनका, ठीक है। सबसे पहला इंसान। स्पेस में सबसे पहले जानवर को भेजने वाला कंट्री भी यूएसएसआर, जो चिंप को भेजा था शायद। नहीं, डॉग थी वो, लाइला द डॉग, ठीक है। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला जानवर भी उन्होंने भेजा, सबसे पहली सैटेलाइट भी उन्होंने भेजी, सबसे पहला इंसान भी उन्होंने भेजा, और सबसे पहली स्पेस वॉक भी आई थिंक सो उन्होंने ही करवा दी थी, ठीक है। तो वो हर चीज़ में इनसे आगे थे अमेरिका से। अब अमेरिकन गवर्नमेंट को ये हुआ कि हमें किसी भी तरीके से अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना है, इन कम्युनिस्ट रिजीम वालों से सुपीरियर प्रूव करना है। तो ऐसा कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते हैं कि मून लैंडिंग किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ल्यूनर लैंडर को जो उड़ाने वाला इंसान था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो अपोलो 12 मिशन हुआ था उससे एक हफ्ते पहले एक छोटा सा ना, मतलब टेस्टिंग कर रहे थे वो उसी ल्यूनर मॉडल को उड़ाने की, ठीक है, ल्यूनर लैंडर को उड़ाने की, उसी को। तो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसमें बैठे और उसको उड़ाया उन्होंने, तो भाई वो नहीं उड़ा पाया बंदा, सीधा उसको क्रैश कर दिया। और क्रैश करते टाइम ये मान ले उसने सेकेंडों या मिनटों पहले इजेक्ट कर लिया अपने आप को, नहीं तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस दिन उस एक्सीडेंट में मर जाते। तो फिर अब ये जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि एक इंसान जो एक हफ्ते पहले तक एक
ल्यूनार मॉड्यूल को अर्थ के ऊपर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, स्पेस में भी नहीं हो आप, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे मिस हैपनिंग होने के आपके साथ बहुत कम चांसेस हैं, और अगर हो भी जाती है तो आपके अराउंड लोग हैं जो आपको बचा सकते हैं। उस मोमेंट में भी उस इंसान ने उस ल्यूनार मॉड्यूल को, उस लूनार लैंडर को क्रैश करा दिया, और एक हफ्ते बाद तुम उसे सीधा सैटर्न 5 रॉकेट में बैठाते हो बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ, और सीधा उसे चांद पे भेज देते हो। एक हफ्ते में चलाना सीख लिया होगा उसने। इट्स इनसेन। मतलब तू सोचना, ये ऐसी बात हुई कि एक फादर ने एक नई कार खरीदी, ठीक है, एक मतलब हाई एंड एसयूवी जो मतलब 0 से 3 सेकंड के बीच में 100 की रफ्तार पकड़ती है, और उसने अपने बेटे को वो कार पहली बार चलाने के लिए दी, और बेटे ने पहली बार कार चलाई और उसने पहली बार में कार ठोक दी, ठीक है। फिर उसके पिता ने वो कार ठीक कराई, ठीक है, सब कुछ प्रिपेयर करा दिया। फिर जो बेटा है वो दोबारा एक हफ्ते बाद अपने फादर से आके बोलता है, पापा मुझे अपने बाकी 2 फ्रेंड्स के साथ ना ट्रिप करने जाना है, मैं हिमालयाज में घूमने जा रहा हूँ, तो मैं कार ले जाऊँ। उसका पापा कहता है, अरे ले बेटा, चाबी ले और घुमा। तो पहले पूछेगा ना बाप कि भाई चलानी आ गई। वो देगा ही नहीं उसको कि एक हफ्ते पहले तूने इस कार को ठोक के तबाह कर दिया। तो अब 1 साल से पहले तक, जब तक आप अच्छे से ड्राइविंग नहीं सीख जाते हो, हम देख नहीं लेते हैं अपनी आंखों से आपको कार को सही तरीके से चलाते हुए, हम आपको ये कार नहीं देंगे ड्राइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरी आंखों के सामने कार चलाओगे, कुछ भी होता है तो यहाँ हम हैं आपको बचाने के लिए। आपको चोट लगती है, आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, आपको सेव किया जाएगा, ठीक है, हम हैं आपको देखने के लिए। लेकिन आप बाकी 2 दोस्तों के साथ इस कार को लेके, जिसे आप 1 हफ्ते पहले ऑलरेडी एक्सीडेंट कर चुके हो, अब दोबारा जाओगे उन 2 दोस्तों को लेके पहाड़ों में, जहाँ पे गाड़ी में गलती से भी अगर आप डिसबैलेंस होते हो, आपसे कोई मिस्टेक होती हो, तो वहाँ ना हम होंगे आपको बचाने के लिए, और ना किसी भी तरह की आपको वहाँ पे हेल्प मिल पाएगी। तो आप मरोगे सीधा, और आप अपने साथ 2 बंदों की और जान लोगे। तो जब ये मून मिशन चल रहा था, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऐसे लीक होने लगी, उनकी ऑडियो, जो उनका एक प्राइवेट चैनल था जिस पे वो लोग कंटिन्यूस बातें करते थे, ठीक है, तो उनकी बाद में जो है उनकी ऑडियो क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लीक हुई हैं। तो उसमें से एक ऑडियो वो थी जिसमें कि उन तीनों के आपस में बीच में बात चल रही है, जब मतलब वो अपना मिशन वगैरह कंप्लीट करके जब वहाँ से निकल रहे थे, तो नील तो अपना वो चला रहे थे अपना स्पेसशिप जो भी है, उसके साइड में जो बज एल्ड्रिन बैठे थे, उनको ना काफ़ी मतलब 1-2 फ्लैशेस ऐसे दिखाई दी वहाँ पर मून की क्या कहेंगे सरफेस के ऊपर। तो उन्होंने देखा, उन्होंने नील को बताया कि मेरे को ऐसी ऐसी फ्लैशेस यहाँ पर दिखाई दी हैं। तो उसने पूछा उनसे कि मतलब तुम्हें भी दिखाई दी हैं? तो उसने बोला मुझे हंड्रेड्स ऑफ फ्लैशेस दिखाई दी हैं। ठीक है, तो उसके बाद बोलते हैं कि लेकिन अब मतलब कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है, इसके बाद जो आएगा ये उस पर छोड़ देते हैं। तो ये वो ऑडियो क्लिप थी जो वायरल हुई थी उसके बाद। बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई थी। अब इस कंस्पिरेसी थ्योरी की यही तो ब्यूटी है कि मतलब आप कौन सा हिस्सा सच मानना चाहते हो उसका। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इससे और भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज जुड़ती है। जैसे कि अब इससे आगे हम वो डिस्कस करें हॉलो मून थ्योरी वाली बात, ठीक है, कि चांद जो है वो अंदर से पूरा खोखला है। तो सबसे पहले उसका जो वो देते हैं, लॉजिक देते हैं उसके पीछे कि मून के ऊपर मौजूद जितने भी क्रेटर्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ एस्टेरॉइड टकराए हैं और वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, तो उन गड्ढों की जो चौड़ाई है, सर्कमफ्रेंस है, वो सबका डिफरेंट है। मतलब चौड़ाई हर गड्ढे की डिफरेंट है, लेकिन डेप्थ हर गड्ढे की ऑलमोस्ट सेम है। आई थिंक सो 20 किलोमीटर समथिंग ऐसे गहराई है उनकी। हाँ, मतलब जितने भी किलोमीटर है, बट ऑलमोस्ट हर एक क्रेटर की जो डेप्थ है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो जो थ्योरीज हैं इसके पीछे, कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं,
वो ये है कि मून के ऊपर एक शेल है क्रस्ट का, ठीक है, मून क्रस्ट का, और उस मून क्रस्ट के नीचे एक मेटालिक बॉल शेल है, ठीक है, जिस मेटालिक बॉल के अंदर कुछ है ऐसा जो चल रहा है, ठीक है, मैकेनिज्म कुछ है मैकेनिज्म है या कुछ भी ऐसी चीज है जो हिडन रखी गई है ताकि कोई भी ना देख पाए। जैसे कि उसमें एक चीज ये भी बड़ी फेमस हुई थी कि कई सारे क्रेटर्स थे ना, उनको एक अजीब लाइट टाइप की निकलती हुई भी दिखाई दी थी उनको, ठीक है। ये वही फ्लैशेस तो नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फ्लैशेस तो वो पिजन टाइप के फ्लैशेस थे। वो कहते हैं कि मुझे पिजन जैसी कुछ चीजें दिख रही हैं उड़ती, और लाइट है वो, मतलब ब्राइट लाइट है जिनकी शेप पिजन जैसी है उड़ती हुई, ठीक है। और लेकिन जो मैं लाइट्स बता रहा हूँ ना, वो क्रेटर में से लाइट आ रही थी, उन गड्ढों में से मून के लाइट्स आ रही थी। कुछ क्रेटर्स में से उनको दिखा कि एक काइंड ऑफ कि अंदर कुछ लाइट जल रही है बहुत गहराई में, और उसकी हल्की सी रोशनी, एक एम्बियंट लाइट ऊपर की तरफ निकल रही है। तो उनको ये चीज़ भी महसूस हुई। हाँ, बल्कि जब ये लोग क्या नाम है, नीम आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह ये सब जब थे मून पे, तो इन्होंने भी मतलब ये चीज़ महसूस की थी कि मतलब किसी एक मतलब काफ़ी दूर था कोई क्रिएटर, उसके ऊपर कुछ काइंड ऑफ एक प्लेन जैसा कुछ मंडरा रहा था वहाँ पर। हाँ, कुछ तो इन्होंने कुछ फ्लाइंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हाँ दिखा था। इन्होंने वही अपने प्राइवेट चैनल पे बताई थी ये बात। तो अब पूछते हैं ना कि मतलब ये लोग वापस क्यों नहीं गए, तो मतलब इसके लिए ये कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कि उन्हें मना किया गया वहाँ पर दोबारा आने से। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की भी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मैंने ये भी सुना है कि मना किया गया था कि वहाँ पे एक काइंड ऑफ कोई है आउटर स्पेस एलियन सिविलाइजेशन जो अपना कुछ काम कर रही है वहाँ पे किसी तरीके का, ठीक है। और मून जो है उनका एक स्पेसशिप है, क्योंकि मून अपने आप में इतना यूनिक है ना। वो यूनिक इसलिए है कि सोलर सिस्टम में हमारे किसी भी प्लैनेट का ऐसा नेचुरल सैटेलाइट नहीं है जैसे अर्थ का मून है। एकदम राउंड शेप कि वो एक छोटे प्लैनेट की तरह लगता है। आप मार्स के मून देखोगे तो ऐसे आलू की तरह शेप है उनकी, मतलब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, हवा में उड़ते हुए दो एस्टेरॉइड बस उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड में लॉक हो गए। यहाँ तक कि तो दूर क्यों जा रहा है, अपनी अर्थ का स्ट्रक्चर देख ले। नहीं, प्लैनेट्स तो राउंड है ही ना, प्लैनेट्स तो सारे राउंड है। मैं कह रहा हूँ प्लैनेट्स के जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मून हमारे प्लैनेट का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। किसी और प्लैनेट का इस तरीके से कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है कि जब किसी भी प्लैनेट पे एक्लिप्सेस होते हैं तो वो इतने परफेक्ट और प्रिसाइज एक्लिप्स हो कि अर्थ और सन के बीच में जब मून आए तो वो एग्जैक्टली ऐसे डिस्टेंस पे है कि वो सन को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, ऑलमोस्ट कवर कर लेता है। उतना प्रिसाइज नहीं है, बट हाँ इतना प्रिसाइज है कि एक्लिप्सेस परफेक्ट होते हैं, ढक देता है, मतलब एग्जैक्टली पूरा ढक देता है, हाँ, पूरा कवर हो जाता है, वो पूरा कवर हो जाता है। और कोई भी और ऐसा मून नहीं है जो अपने प्लैनेट के साथ इस तरह से लॉक हो कि हमेशा उसकी एक ही साइड दिखती हो। मून की हमें सिर्फ और सिर्फ ब्राइट साइड दिखती है, हमें कभी भी डार्क साइड ऑफ द मून नहीं दिखता। ये बिल्कुल वैसे ही है यार, सैटेलाइट जैसे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं क्या, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अर्थ के ऊपर है, वो ऐसे ही घूमेगी, वो ऐसे करके, वो ऐसे गोल गोल नहीं घूमनेगी। हाँ, तो काइंड ऑफ वही कि मून भी उसका जो फेस है ना वो हाँ, अर्थ की तरफ वो लॉक्ड है और वो वैसे ही घूम रहा है। एग्जैक्टली, बट और किसी प्लैनेट के मून के साथ ये चीज नहीं है। तो ये बहुत मतलब वो, अब मैं कह रहा हूँ ना, यूनिक बनाता है मून को। अब ये नेचुरली ऐसा है या किसी एलियन मुझे तो टेक्नोलॉजी, मेरे दिमाग में एक बहुत ही वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी आ रही है। कॉन्स्पिरेसी क्या थ्योरी है कि जैसे अभी तूने कहा कि एक्लिप्स होते हैं, हाँ, ठीक है, तो क्या पता कि मतलब कि वो पूरे टाइम जो है ना मून, जब तक एक्लिप्स नहीं है वो अर्थ से डेटा इकट्ठा कर रहा है,
और जिस टाइम पे वो एक्लिप्स लगता है, अब हमारे लिए तो अंधेरा हो गया मून पे, अब बैक साइड में क्या चल रहा है, वो ये है कि वो जितना भी डेटा उसने इकट्ठा किया है तो उस टाइम पे वो उसको एमिट कहीं और कर रहा है, मतलब कहीं और भेज रहा है उस टाइम पे, एक्लिप्स के टाइम पे, कि कुछ ऐसा फिनोमेना होता हो, कुछ ऐसी चीज़ होती हो कि वो उस डेटा को कहीं और ट्रांसफ़र कर रहा है, मून सन पे भेज दे रहा है। हाँ, अगर ये और ये सन हो उसको क्योंकि क्योंकि एम्पलीफाई कर रहा है और ज़्यादा। क्योंकि 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 बात ये है कि जैसा मैंने बताया तेरे को कि डार्क साइड ऑफ द मून, डार्क साइड इसलिए क्योंकि मून के उस तरफ कभी भी एक तो सनलाइट पहुंच नहीं रही है, दूसरा हमें वो डार्क साइड इसलिए नहीं दिख पाती है क्योंकि वो उसका फेस अर्थ की तरफ है ही नहीं, ठीक है। और जब जो एक्लिप्सेस होते हैं, और जब लूनर एक्लिप्स होता है, जब शायद से ना लूनर होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, वो कंफ्यूज रहता हूँ मैं इन चीज में, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो मून का डार्क साइड सन की तरफ हो, तो वहां तो रोशनी है ना, ठीक है, तब वो डार्क साइड ब्राइट साइड हो जाता है, लेकिन हमें हाँ। वो तब भी नहीं दिख सकता क्योंकि उसका फेस सन की तरफ सन है, की हमारी तरफ नहीं है। और उस मोमेंट पे या तो ऐसा हो कि अगर इतना वाइल्ड जा रहे हैं तो और वाइल्ड जाते हैं, कि या तो ऐसा होता हो कि उस मोमेंट पे अगर कोई काइंड ऑफ एलियन सिविलाइजेशन उस मून के हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर रह रही है, तो वो अपने कुछ ऐसे सोलर पैनल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को बाहर निकालें जो आने वाले अगले एक्लिप्स तक उनको अपने इक्विपमेंट्स को चार्ज करने के लिए उतने हाई लेवल की सोलर एनर्जी मिल जाए कि अगले एक्लिप्स तक उनकी सारी चीजें काम करती रहें। हाँ, और ये वही है, ये इसको लॉक्ड किया हुआ है ये, कि हर साल में मतलब जो भी होता है कि वो होगा और उससे ये अपने आप ही चार्ज होगा, तो ये चलता रहेगा ऐसे। कि निकलेंगे उस तरफ को, जैसे ही एक्लिप्स हुआ तो फटाफट कुछ उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जो सन की रेज को एब्जॉर्ब कर सके 100% क्या कहते हैं कैपेसिटी पे, और अपने सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको वो चार्ज कर ले, उनके पास इतनी पावर इकट्ठा हो जाए कि नेक्स्ट एक्लिप्स तक वो उस पावर को आराम से हर काम के लिए यूटिलाइज कर पाए। अब जैसे हमारे अर्थ पे देख लेना, लोग क्या कहते हैं कि मतलब ग्रहण लगने वाला तो अंदर चले जाओ, सब छुप जाओ, ऐसे काइंड ऑफ, मतलब एक पैनिक सा क्रिएट कर रखा है, खाना नहीं खाना उस खाना नहीं सब खाना, उस चीज़ के हाँ अलग स्पिरिचुअल जो लॉजिक्स हैं वो हैं, बट लेकिन बाहर क्यों नहीं निकलना? ये किसने बताया था मतलब कि ऐसा होगा तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? यार देख, मतलब वो वाली जो चीज़ है ना कि इतने से इतने टाइम तक खाना खा लो और ये चीज़ें कर लो, मतलब उसमें ये है कि उस मोमेंट पे कुछ ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं और कुछ है कि जो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो आपको पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी इम्पेक्ट कर सकती है। जैसे बोला जाता है उस मोमेंट पे कि अब प्रेग्नेंट लेडीज़ को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या पता मे बी कि कुछ ऐसी चीज़ मून पे एक्टिवेट हो जाती है उस टाइम पे कि जो उस टाइप की एनर्जीज को निकालती हो बाहर, जो आपको इम्पेक्ट कर सकती है किसी तरीके से। तो हम कहाँ थे? हॉलो मून थ्योरी पे, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस करा कि हाँ एक शेल है, ठीक है, उसके अंदर कुछ हो सकता है। अब इस थ्योरी का जन्म कहाँ से हुआ? इस थ्योरी का जन्म हुआ जब नासा ने एक ल्यूनर लैंडर को चांद के ऊपर दे के मारा मिसाइल की तरह। उन्होंने छोड़ दिया था ना उसको। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो साइज्मोमीटर्स लगा कर आए थे और उनको मून की सरफेस की डेंसिटी जाननी थी, ठीक है। उनका पर्पस ये था कि हाँ जैसे हमें हमारी अर्थ के पता है कि हाँ बीच में मेंटल है, बीच में कोर है, फिर मेंटल है, फिर मॉल्टन रॉक्स है, फिर इस तरीके से लेयर्स हैं, फिर क्रस्ट वगैरह आता है, ठीक है। तो हमें मून के बारे में भी यही जानना था। तो साइज्मोमीटर्स लगा दिए थे एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ पर, और जब वो ऊपर उड़े तो जो लूनर लैंडर था उन्होंने डिटैच करा उसको और दे के मारा सीधा मून पे। और जब वो क्रैश हुआ मून पे एक मिसाइल की तरह, तब वहाँ पर जो साइज्मोमीटर्स थे उन्होंने जिन वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड करा
वो फ्रीक्वेंसीज लगातार 8 से 12 घंटे तक उन साइज्मोमीटर्स पे रजिस्टर होती रही। लगातार 8 घंटे तक उन्हें वो 8 से 12 घंटे तक उन्हें वो फ्रीक्वेंसीज मिलती रही, और वो फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे मून के ऊपर कोई चीज़ टकराने के बाद वो एक घंटी की तरह वाइब्रेट कर रहा है, टंग। वो कंटिन्यूसली 8 घंटे तक 8 ऐसे ही घंटे होता तक ऐसे ही वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसीज उनको मिलती रही कि हाँ वो एक घंटी की तरह वाइब्रेट कर गया है। तो एक घंटी की तरह वाइब्रेट करने का मतलब है, अगर वो ठोस होता पृथ्वी की तरह तो उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं होती। लेकिन वो हॉलो है, अगर मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से जाऊं, लेकिन वो हॉलो है अगर, और कुछ है उसके अंदर स्ट्रक्चर, तो वो वाइब्रेशंस इसीलिए इतने लंबे टाइम तक मिलती रही कि वो अंदर से हॉलो है। मतलब कुछ कुछ तो ये भी कहते हैं कि मतलब कि जो चांद है ना वो पूरा हॉलो नहीं है, उसका एक काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसा हिस्सा है जो वो है हॉलो है, पूरा हॉलो नहीं है, ऐसे करके भी है कुछ। अब ये तो निकलती रहती हैं भाई थ्योरियाँ तो। मतलब पॉसिबिलिटी हम किसी भी चीज़ को, क्योंकि देख प्रूवन नहीं है ना ये बात। अब उसको थोड़ा हॉलो मानो, पूरा हॉलो मानो, ठीक है, एक पर्टिकुलर हिस्से में हॉलो मानो, तो कुछ भी मान लो, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी ये बात है जो एक कंस्पिरेसी है कि मून इज अ हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मून इज अ हॉलो स्ट्रक्चर, इसके पीछे ये थ्योरी आती है कि भाई जो मून है वो आउटर स्पेस से आया है, ठीक है। तो जो साइंटिफिक थ्योरीज कहती है कि मतलब जो अर्थ का मून है वो बना तो बना कैसे। कुछ लोगों ने कहा कि जब सोलर सिस्टम बन रहा था, अपने इनिशियल स्टेजेस में था, तो कोई एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड या प्लैनेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अर्थ से टकराया, अर्थ का ही एक हिस्सा बाहर निकला, ठीक है, स्पेस में, और फिर वो टाइम टू टाइम रोटेट होते हुए ग्रेविटी की वजह से, स्पेस फोर्सेस की वजह से उसने एक राउंड स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। अब ये थ्योरी बर्स्ट कैसे होती है जो ये दी, ये मतलब 100% प्रूवन क्यों नहीं होती, जवाब नहीं देती इस चीज़ का। वो ये कि मून के ऊपर मिलने वाले, मून की रेत में कहो, ठीक है, मिलने वाले जो मेटल्स हैं, जैसे कोबाल्ट, ठीक है, और कैडमियम बोलते हैं उसको, इस तरीके के जो काफ़ी मेटल्स हैं वो बहुत अबंडेंस में मिलते हैं। लेकिन वही मेटल्स पृथ्वी पे बहुत रेयरिटी में है। तो सिंपल सी बात है ना, जब वो बना ही पृथ्वी की धरती से है, पृथ्वी के टुकड़े से है, तो उस पे भी वही सारी चीज़ें क्यों नहीं उसी अमाउंट में एग्जिस्ट करती हैं जिस अमाउंट में पृथ्वी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाती है जवाब देना। फिर दूसरा एक थ्योरी आती है कि जब अर्थ मतलब प्रोटो अर्थ थी, मतलब बिल्कुल भभकता हुआ गोला थी आग का, तो तब ये था कि अर्थ इतनी तेज स्पिन करी कि अर्थ पे जो मौजूद जितनी भी धूल, मिट्टी और रेत थी, अपने उसके हिस्से थे, वो अर्थ से उखड़ के स्पेस में चले गए। और स्पेस में जाने के बाद वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस और खुद की आपस की ग्रेविटेशनल फोर्सेस से उन्होंने एक टॉरस शेप स्ट्रक्चर ले लिया। टॉरस शेप होती है एक डोनट शेप, कि वो ऐसे राउंड शेप में हो गई, फिर बीच में एक उसमें होल रहता है, ठीक है। उसने वो शेप ले ली और फिर धीरे धीरे वो शेप मोल्ड होके एक राउंड स्ट्रक्चर मून में आ गई। बट सेम वही चीज़ कि हमें मून पे इतनी सारी चीज़ें अबंडेंस में मिलती हैं जो पृथ्वी पे अबंडेंस में है ही नहीं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी तो फेल हो जाती है कि मून जो है अर्थ से ही बना है। फिर एक पॉसिबिलिटी आती है, एक थ्योरी आती है ज़ूलू लेजेंड्स की। तो ज़ूलू ट्राइब कहाँ की है? ये ज़ूलू ट्राइब अफ्रीका की शायद से। तो ये जो ज़ूलू ट्राइब है, इसकी कहानी ये है कि ये लोग अपने माइथोलॉजीज में साउथ अफ्रीका, हाँ, साउथ अफ्रीका की जो ज़ूलू ट्राइब है, वो लोग कहानियाँ सुनाते हैं कि उनके जो देवता हैं, ठीक है, वो मून पर आए थे, ठीक है,
और मून से उतर के फिर वो पृथ्वी पे आए, जिन्होंने ज़ूलू ट्राइब के लोगों को बनाया पृथ्वी पर आके। मतलब वो ज़ूलू ट्राइब जो है, ज़ूलू ट्राइब के वंशज थे जो मून पर आए थे। मून एक स्पेस शिप है एक तरीके की, ठीक है। तो कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं, कई सारी अलग अलग ट्राइब्स की माइथोलॉजीज में जो ये बात करती हैं कि पृथ्वी के आकाश में चांद जैसी कोई चीज़ नहीं थी, फिर एक चीज़ आई चांद जैसी, और उस पे से कुछ लोग फिर पृथ्वी पर आए। तो ये कहानियाँ मतलब भी ये वाली सुनी है मैंने कि पहले चांद नहीं था, हाँ, उसके बाद वो कहीं से आया, पता नहीं कैसे आया वो वहाँ कहीं पर। से आया एक दिन, और हाँ। फिर उससे कुछ लोग पृथ्वी पर आए, फिर उन्होंने पृथ्वी पे एक सिविलाइजेशन स्टार्ट करी। तो इस तरीके से कहानियां हैं। तो अब और कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है मून की? एक ये है सोल कैचर वाली। सोल कैचर वाली, हाँ। सोल कैचर वाली तो ये थ्योरी है कि मतलब ये काइंड ऑफ थोड़ा सा एक मिस्ट्री, और मिस्ट्री का मतलब स्पिरिचुअल वाले उसमें चली जाती है कि हाँ, मून पे ऐसे ऐसे कुछ एनॉमलीज और स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं जो ऑबलिस्क की तरह दिखते हैं। एक कोई स्ट्रेट पिलर है, एक डोम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी है जो मतलब ग्लास का दिखता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं। व्यूअर्स गूगल पे अगर सर्च करेंगे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन मून, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी फोटोज़ मिल जाएंगी लोगों को कि जिसमें एक स्ट्रेट ऑबलिस्क जो बोलते हैं, पत्थर का जो पिलर होता है ऑबलिस्क, उसकी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। काइंड ऑफ कुछ बिल्डिंग्स की फ़ोटोज़ हैं, एक डोम शेप है उसकी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि जो भी इंसान पृथ्वी पर मतलब अपने प्राण त्यागता है, उसकी सोल जाती है मून पर, और मून पर एक सिविलाइजेशन है जो उस सोल को पकड़ती है, ठीक है। और वो सोल उनका फ्यूल है। अच्छा। हाँ, तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी है कि रेप्टिलियंस उसके अंदर रहते हैं, और वो रेप्टिलियंस, हमारी जो सोल है वो रेप्टिलियंस का फ्यूल है, ठीक है। और अब देख, ये जो सारी थ्योरीज है, ठीक है, इसमें मैं कहूँ कि तुझे कौन सी थ्योरी मतलब लगती है कि हाँ सही हो सकती है? कि जैसे कई सारी थ्योरीज, कुछ थ्योरीज ये कहती है कि हाँ मून पे हमें मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स दिखे हैं। एक टेक का बंदा था, नासा में जॉब करता था वो, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो जब मून मिशन हो गया था और फोटोग्राफ्स डेवलप हो रही थी, तो क्या कहते हैं, कुछ मशीन में खराबी आ गई थी। तो जो फोटोग्राफ डिपार्टमेंट का बंदा था उसने उसको बुलाया और बोला कि यार कि ये प्रॉब्लम आ रही है कुछ मेरे कंप्यूटर में और इसमें, तो मुझे ठीक करनी है, ठीक है। तो आपस में ऐसी डिस्कशन कर रहे थे अपना, तो वो फ्रेंडली वे में उसको बताता है कि यार तेरे को पता है कि वी फाउंड स्ट्रक्चर्स ऑन मून। तो वो बंदा चौंक गया कि क्या बात कर रहा है, कहा हाँ यार कि ऐसे ऐसे हमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं मून पे। और उसने कहा कि मुझे उस बंदे ने जो उन फोटोग्राफ्स को डेवलप कर रहा था फोटोज भी दिखाई उसको, ठीक है। तो वो उसको देख के बहुत एक्साइटेड हुआ कि यार बढ़िया है भयंकर की, मतलब क्या बात पता चली है मेरे को, और आज शाम को जो मतलब टीवी वगैरह न्यूज़ पे ये चीज़ ब्रेक होगी और सबको पता चलेगा कि मून पे हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं। उसके बाद वो बंदा घर जाता है, अपने न्यूज़ खोल के बैठता है, कुछ भी नहीं आता टीवी पे उस तरीके से। वो शॉक्ड एंड सरप्राइज कि यार इतनी बड़ी बात न्यूज़ पे कैसे नहीं आई। और वो वापस जाता है, वापस जाके उस बंदे से पूछता है यार ऐसे ऐसे ये सब की, मतलब मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि बट इट वाजंट ऑन द न्यूज़, आई वाज वेटिंग फॉर दिस, यू नो। सो कहने लगा कि यार तू मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये चीज़ गवर्नमेंट जो है न्यूज़ चैनल और टीवी पे सबको एक्सप्लेन करेगी। बोले कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दे आर जस्ट गोइंग टू बरी दिस डाउन, ठीक है, ये ऐसे ही दबा दिया जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद लेकिन उस बंदे को चुल जागती है कि नहीं यार भयंकर ऐसी चीज़ तो मतलब लोगों के सामने आनी चाहिए। तो फिर वो बंदा आता है बाहर निकल कर, ठीक है, वो कैसे ना कैसे करके तो कुछ एविडेंसेस इकट्ठा कर लेता है वहाँ से, उन फोटोग्राफ्स की कुछ कॉपीज़ निकाल लेता है, ठीक है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है कि मेरे पास नासा के ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो उन्होंने मून पे जाके खींचे हैं, जिसमें हम अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं मून पे। हमें नहीं पता वो स्ट्रक्चर्स किसने बनाए हैं, बट नासा ने वो फोटोग्राफ्स लिए और मेरे पास उनमें से कुछ फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि मैं नासा में एज एन टेक जॉब करता हूँ, ठीक है, टेक डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, और वहाँ से मुझे इस तरीके से उन फोटोज़ के बारे में पता चला। मैं घर गया, न्यूज़ पे आने का वेट कर रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ये चीज़ की जिम्मेदारी ली कि मुझे इस चीज़ को बाहर दिखाना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें बोलता है। और वो बोलता है कि मैं कांग्रेस के सामने शपथ लेकर ये इस चीज़ को गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए तैयार हूँ। जैसे वहाँ पे होता है ना, कांग्रेस के सामने बैठते हैं, तो कई सारी वीडियोस देखी होंगी, मार्क ज़करबर्ग बैठा हुआ है सेनेटर्स के सामने, ठीक है, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं सब कुछ, तो वो होता है, वो कांग्रेस हियरिंग बोलते हैं उसको, वो पब्लिक हियरिंग होती है प्रॉपर, और लाइव ब्रॉडकास्ट करी जाती है वो। तो उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं कांग्रेशनल हियरिंग के लिए तैयार हूँ, और मैं ओथ लूँगा, ठीक है, शपथ लेके, और हर वो सबूत दिखाऊंगा जो मेरे पास है। 3 दिन के बाद उस बंदे का घर जाते हुए बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो खत्म। यही तो बेवकूफ़ी करते हैं ना लोग भाई, खुल के आ जाते हैं सामने, खुल के सामने कि वो समझते हैं कि हम ही हैं धुरंधर, हम ही हैं धुरंधर। दूसरा फिर वो ये समझते हैं कि हाँ, हम गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। अगर जो गवर्नमेंट इतनी मेहनत कर रही है किसी चीज़ को छुपाने के लिए, तो उसका मतलब ये है कि उस चीज़ को दबाने के लिए गवर्नमेंट में काम करने वाली हर तरह की पावर, ऑपोजिशन पार्टीज, रूलिंग पार्टीज, हायर लेवल ऑफिशियल्स, लोअर लेवल ऑफिशियल, साइंटिस्ट वगैरह, सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये तो भाई ये चीज़ तो मूवीज में दिखाते हैं वो खुलेआम कि गवर्नमेंट किसी को भी चुप कराने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। मैंने 2012 मूवी देखी थी, तो उसमें ये था कि पृथ्वी खत्म होने वाली है और ये बात लोगों में लीक नहीं करनी। हाँ, और जो ऑफिशियल्स थे जो सोचते थे ऐसा कि नहीं यार पब्लिक को पता लगना चाहिए, है ना, क्योंकि अब अंत तो आ ही गया है। सही बात है। तो वो लोग जिसने भी वो कोशिश करी भाई उसको मरवा दिया उन्होंने, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को गायब ही कर दिया। एग्जैक्ट। अब सोचना कि मतलब मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि इतनी इम्पोर्टेंट बात कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, इंसानी प्रजाति का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन तब भी गवर्नमेंट उस चीज को दबाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शिप्स बनाए थे और जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों को बचाना। हाँ, इलाइट्स जिसे कहते हैं, इलीट्स जो होते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को बचाना था उन्हें सिर्फ। क्योंकि अगर सोच। सब लोगों को पता चल जाती है बात, तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता, सबको जाना होता ना फिर, और सबको जाना होता, फिर लोगों को पता चलता कि ऐसी शिप्स बन रही हैं जिनमें कुछ चुनिंदा लोगों को बचाया जा रहा है, तो क्या होता, वो सारे लोग जहां वो शिप्स बन रही हैं जिस तरह वहां पहुंच जाते, हमला हो जाता, गवर्नमेंट वर्सेस पीपल वाली बात हो जाती, फिर तो ये सब चीज़ हो जाती। तो गवर्नमेंट अपना कंट्रोल आखिर तक बना रहे, तो उसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। तो ये मतलब कि कितनी चिंता वाली बात है कि अगर कुछ ऐसा होने वाला होगा तो आम पब्लिक को तो पता ही नहीं चलेगा भाई। देख, पता तो चल जाएगा लास्ट में, तो होता है उसमें कि वो खबर तो ब्रेक हो ही जाती है, क्योंकि तो ऐसे इवेंट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज, अब जैसे चल आगे बढ़ते हैं हम इस चीज में, ठीक है। नहीं, ये तो देख मूवी में पता लगा, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, जब वो मर गए, एग्जैक्टली, आधी दुनिया तबाह हो गई, वो तब पता चला लास्ट में। फिर कुछ लाख लोगों को ही बचाते हैं वो, तब भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब जैसे ना, मैं जब इस चीज़ के बारे में ढूंढ रहा था, मून कंस्पिरेसी वगैरह से रिलेटेड, तो एक बंदा है, बार्ट सिब्रेल नाम है उसका, ठीक है, जो रोगन के पॉडकास्ट पे भी आया वो, और डैनी जोन्स के पॉडकास्ट पे भी, और उसका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, और एक बहुत फेमस न्यूज़ शो आता है, न्यूज़ इंटरव्यू शो आता है 60 मिनट्स करके। तो उसका उस पे भी एक इंटरव्यू है। वो इंसान
70s 80s के टाइम से मतलब प्रॉपर झंडा लेके चल रहा है कि मून लैंडिंग इज टोटली फेक, ठीक है। और मून लैंडिंग टोटली फेक है। वो एक फिल्म मेकर है, उसने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं इन सब चीज़ों पे सब तरीके से। तो उसने हर एक फोटोग्राफ को टेक्निकली एनालाइज करा मून लैंडिंग से रिलेटेड, ठीक है। और जैसे मून पे एक बड़ी वो वाली चीज़ है कि जो शैडोज़ वाली चीज़ है, ठीक है, कि एस्ट्रोनॉट खड़ा है लेकिन उसकी शैडोज़ इस तरीके से बन रही है कि वो पैरेलल नहीं है। तो उसने उस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करा कि भाई सनलाइट जिस चीज़ पे भी पड़ती है और वो शैडो क्रिएट करेगी तो कभी भी शैडोज जो है ना वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे सपोज कर कि तू और मैं एक मैदान पे खड़े हैं और हमारे साइड में सन आ रहा है, ठीक है। तो जब दो लोग ऐसे खड़े हैं ना, ठीक है, तो ये शैडोज आपस में ऐसे और ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सन इधर से है ना, तो ये शैडोज टेढ़ी जाएंगी लेकिन दोनों पैरेलल होंगी। तेरी और मेरी शैडोज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हाँ तो वो तो है ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर वो तो अर्थ पे भी चलता है ना कि दो बंदे खड़े तो दोनों की ऐसी पैरेलल जाती, कभी आपस में नहीं, ठीक है। हाँ, चाहे वो कोई पोल हो किसी भी तरीके से, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन जो फोटोग्राफ एस्ट्रोनॉट्स की मून पे खड़े हुए हैं उसमें उनकी शैडोज इंटरसेक्ट करनी है आपस में। तो वो बंदा ये बोलता है कि ब्रदर यहाँ पे स्टूडियो लाइट्स लगी हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ लगी है, हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, हम दोनों बैठे हुए तो स्टूडियो लाइट्स है यहाँ पे। लेकिन वहीं यहाँ पे अगर सन होता, हम बैठ के बात कर रहे होते तो मतलब शैडोज वगैरह बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई यहाँ पे स्टूडियो, इवन यहाँ तक कि उसने कई सारी फोटोग्राफ्स को इस हद तक इतना डीपली जाके क्या कहते हैं उसको एनालाइज किया है कि वो कह रहा है कि रिफ्लेक्शंस में ना बार्न लाइट्स होती हैं। बार्न लाइट्स मतलब कि लाइट्स लगी हुई हैं ऊपर, तो उनके आगे जो तू देखता है ना वो ऐसे ग्रिड नहीं यार, तो ऐसा एक मैकेनिज्म लगा होता है कि जो खुल जाता है बंद हो जाता है, गेट्स लगे होते हैं वो। अच्छा मैं समझ गया, वो जो हाँ वो चार गेट्स ऐसे खुले हुए होते हैं ना, फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप्स उनको बार्न डोर्स बोलते हैं, उनको लाइट बार्न डोर्स बोलते हैं, फ्लैप्स होते हैं वो। तो वो क्या होता है कि उनका काम सिर्फ इतना होता है कि रोशनी को फैला देते हैं वो, है ना, कंट्रोल करना लाइट को। हाँ, क्योंकि मान लो कि एक लाइट बहुत मतलब तेज जल रही है, लेकिन हमें उसको अगर ज्यादा फैला के दिखाना है तो उन डोर्स को खोला जाता है। इंटेंसिटी थोड़ी कम करनी है, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे दिखाना है तो उसको थोड़ा डोर्स को बंद किया जाता है, ठीक है। तो उससे लाइट को हम एक पर्टिकुलर शेप में प्रोजेक्ट करते हैं किसी जगह पे। तो वो उसने एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट्स में उन बार्न लाइट के रिफ्लेक्शंस तक को दिखाया है, ठीक है। और एक बड़ी फेमस कंस्पिरेसी थ्योरी स्टैनली क्यूब्रिक वाली तो बहुत ही फेमस है। तो बेसिकली क्या था कि स्टैनली क्यूब्रिक लेजेंडरी हॉलीवुड डायरेक्टर थे। उन्होंने एक मूवी बनाई थी 2001 अ स्पेस ऑडिसी। देखिए कौन से ईयर में आई थी वो, 2001 स्पेस ऑडिसी। वो मूवी है, क्या कहते हैं, यही है 1968 मतलब मून लैंडिंग के होने से एक साल पहले 1967 में हुई थी या कब हुई थी? 1969 में मून लैंडिंग। हाँ तो उससे एक साल पहले ये मूवी आई थी, ठीक है। ये मूवी दिखाती है एडवांस फ्यूचर में ह्यूमंस टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो गए हैं कि उन्होंने स्पेस में एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को भेजा हुआ है जिसके अंदर एक बहुत हाईली एडवांस्ड एआई है, ठीक है। और ह्यूमंस निकले हुए हैं आई थिंक सो सैटर्न पे जाने के लिए, सैटर्न या जुपिटर पे जाने के लिए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। ये मूवी मतलब तू इस मूवी को आज भी देखेगा ना, तू कहेगा कि ये 1968 में बनाई है इस बंदे ने। ये मूवी मैंने देखी है यार, लग रही है ऐसी देखी हुई है, लेकिन तूने ये नहीं देखी होगी, देखी नहीं होगी, नहीं देखी होगी तूने मूवी। ये मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स जो उसमें स्पेसशिप्स दिखाए, देख रहा है ये स्पेसशिप, ठीक है। तो आज भी देखेगा ना, तू कहेगा कि यार ये मूवी कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लगता है कि ये उस टाइम पे बनी है। इतना कमाल का स्पेशल इफेक्ट्स, इस पे जो एंटी ग्रेविटी
स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट किया गया है वो किस तरह से किया गया है ना, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई भी 3D CGI वगैरह कुछ नहीं होता था कि आप तो 3D सब में naturally बनाओ और बना। VFX के थ्रू ऐड कर दो एनिमेट करके। हम्म, सब कुछ रियल प्रॉप्स का यूज करके उसने जिस तरह से उस चीज को क्रिएट करा है ना, फिनोमिनल। तो कहानी ये है कि स्टैनली क्यूब्रिक, ठीक है, तो कहानी मत बताना मूवी की, फिर मैं देखूंगा आज जाके। मूवी कहानी नहीं बता रहा, तो मैं बता रहा हूँ कॉन्स्पिरेसी क्या है। अच्छा। कॉन्स्पिरेसी ये है कि जब 2001 अ स्पेस ओडिसी आई, हम्म, तब नासा ने और जो पूरे मून मिशन को चला रहे थे उन्होंने ये मूवी देखी, उनके दिमाग में आइडिया आया कि हमें क्या करना है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मूवीज के थ्रू क्या चीज अचीव हो सकती है। मतलब शॉर्टकट। हाँ, और स्टैनली क्यूब्रिक को हायर किया गया। गवर्नमेंट ने स्टैनली क्यूब्रिक को बोला कि या तो तुम हमारे लिए काम करो, ठीक है, नहीं तो फिर वही कि हम ब्लैक लिस्ट करेंगे तुम्हें। और स्टैनली क्यूब्रिक का एक भाई था जिसका ऐसा बोला जाता है कि रशियन गवर्नमेंट्स के साथ और कुछ कम्युनिस्ट ग्रुप्स जो ऑपरेट कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उनके साथ कुछ लिंक्स थे। तो बोल रहे थे कि हमें पता है, हम उन सारे लिंक्स को पब्लिक में लाके खड़ा कर देंगे, तुम्हारे भाई की वजह से जो तुम्हारी बदनामी होगी और जो तुम ये अपना मूवी मेकिंग का जो तुम्हारा करियर तुमने आज तक बनाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। ओ भाई, ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि तुम क्या करना चाहते हो। तब स्टैनली क्यूब्रिक बहुत मुश्किलों से राजी हुए जब उनको दिखा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। राजी होने के बाद उनको सारा प्लान समझाया गया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तब स्टैनली क्यूब्रिक ने एक पूरा सेट बनाया, और जो हम मून लैंडिंग की वीडियोस देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स मून पर चल रहे हैं, कूद रहे हैं और स्पेस बगी चला रहे हैं, सोच वो स्पेस बगी ले गए भाई मून के ऊपर, ठीक है, मून बगी बोलते हैं, सॉरी, इसको मून बगी चला रहे हैं। तो ये सब कुछ, ये जो फोटोग्राफ्स हैं, जो क्या कहते हैं, स्पेस फ्लैग लगाने से लेके सब कुछ जो हम एस्ट्रोनॉट्स का देखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये एक स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। कई सारी फोटोज इनकी ऐसी हैं कि एक स्टोन है फोटोज में, उसके ऊपर सी करके मार्क करा हुआ है, सी लिखा हुआ है स्टोन के ऊपर। तो इस टाइप की जो चीजें होती है, जैसे सी मार्क करा है, तो ये सब स्टूडियो प्रॉप्स के ऊपर मार्किंग होती है ताकि उन्हें याद रहे कि हमें ये प्रॉप किस जगह पे यूज करना है प्लेसिंग के लिए। तो इस टाइप की ABC 1 2 3 की मार्किंग स्टूडियो प्रॉप्स पे होती है। और इवन यहाँ तक कि जब हम मून सरफेस पे जो एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस देखते हैं और हम उन्हें 1x 2x पे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये अर्थ पे ही चल रहे हैं। मतलब वो जो लो ग्रेविटी वाला इफेक्ट है ना, वो खत्म हो जाता है। तो मतलब ऐसा लगता है उसको देख के कि एक 24 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो को 120 FPS या 80 FPS में शूट में स्लो मोशन में शूट किया गया है उसको। हाँ, इसलिए वो थोड़ा वैसा दिख रहा है कि उड़ता हुआ, स्लो मोशन में शूट किया गया है, ठीक है। और इसी के ऊपर ना एक स्कारलेट जोहानसन और चैनिंग टैटम की एक मूवी बनी है कुछ टाइम पहले, देखियो, स्कारलेट जोहानसन मून मूवी। स्कारलेट जोहानसन और चैनिंग टैटम उसमें मेन लीड में है। तो वो पूरी मूवी बनी ही इस चीज के ऊपर है, स्कारलेट जोहानसन और चैनिंग टैटम, CHANNING, ठीक है, आ गई टैटम मून मूवी। क्या नाम है इस मूवी का? फ्लाई मी टू द मून। हाँ, फ्लाई मी टू द मून। तो स्कारलेट जोहानसन का इसमें क्या रोल है? स्कारलेट जोहानसन अपॉइंट होती है नासा के मून मिशन की मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग हेड के तौर पे, कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों को इस मून मिशन के साथ इमोशनली जोड़ना है। ओके, ठीक है। ये एनिमेटेड मूवी है? नहीं, एनिमेटेड नहीं है, लाइव एक्शन मूवी है। अच्छा, ठीक है। तो उसमें दिखाते हैं पूरा कि स्कारलेट जोहानसन क्या करती है, कि बोलती है नासा के जो साइंटिस्ट हैं और जो इस पूरे प्रोग्राम को फंड कर रहे हैं,
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके सामने बोलते कि भाई सिंपल सीधी बात है, हम लोग एक अलग से सेपरेट पूरा सब कुछ शूट करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को दिखा सके, किसी चीज़ की कोई गुंजाइश ना रहे। तो पूरा दिखाते हैं कि स्टैनली क्यूब्रिक डायरेक्टर है, वो पूरा शूटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मतलब कि वो लोगों को काइंड ऑफ इमोशनली इस चीज़ से जोड़ देते, उनका ये था, है ना, जोड़ना था उनको। और ये उसमें ये दिखाया गया है कि ये पूरी चीज़ एक स्टूडियो में शूट हुई है, जब मून पे सारी उछल कूद करी एस्ट्रोनॉट्स ने जाके। और दूसरा मैं क्या बता रहा था, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये अभी ये आती है कि जब नासा के साइंटिस्ट से ये पूछा गया कि आप लास्ट 1969 में गए आप मून पे, आज तक आप दोबारा मून पे क्यों नहीं गए? तो नासा के साइंटिस्ट बोलते कि यार वो जो टेक्नोलॉजी थी ना वो हमसे खो गई, जो काफ़ी सारे पेपर्स थे, ठीक है, जो हमने साइंस बनाया था पूरा, वो खो गया, वो पेपर्स जल गए, ठीक है, हमारे वो कंप्यूटर्स खराब हो गए। मतलब सोच कि एक ऑर्गेनाइजेशन 10-12 साल मेहनत करती है एक इतने बड़े प्रोजेक्ट पे, जो मतलब कहते हैं ना कि इंसान की हिस्ट्री में मतलब एक ऐसा पॉइंट है ना जिसके आगे सब कुछ बदल जाता है, ठीक है, वो इंसान के अचीवमेंट का इतना बड़ा पॉइंट है कि उसके आगे जो कुछ भी हुआ सब बदल गया। उसको ये कह के बोल दिया जाता है कि यार हमने 10-12 साल जो मेहनत करी थी, वो डेटा, अरबों करोड़ रुपए लगाए थे ना, वो तो डेटा टेक्नोलॉजी खत्म हो गई जी हमारी। वो तो मतलब ये वही वाली बात हुई कि जब एंजो फरारी ने फरारी बनाई और उसने बोला कि यार कि अब फरारी मैंने बना दी, अब जो भी कुछ इसके पीछे मैंने लगाया है चूल्हे में डालता हूँ, सारे पेपर में आग लगा देता हूँ, क्योंकि जी फरारी तो है लेकिन अब इसका जो डेटा था वो खत्म हो गया, जब मैं डेटा चूल्हे में डाल के आग लगा देता हूँ। कोई ऐसा करेगा बेवकूफ़ी ऐसी? वो ये बोलते कि जी खराब हो गया मतलब सब भाई कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, कुछ भी। लेकिन मेरा ना आखिरी में आके मैंने जब सारी चीज़ें देखी, सुनी, पढ़ी, फिर मैंने खुद से सवाल पूछा कि नवल तेरा क्या मानना है इस बारे में, ठीक है। तो भाई मेरा मानना ये है कि हम मून पे तो गए थे, तीनों एस्ट्रोनॉट्स मून पे गए थे, ये मैं जानता नहीं हूं, मैं ऐसा मानना चाहता हूं। मैं ऐसा मानना क्यों चाहता हूं? क्योंकि अगर मैं ये मान लूंगा ना कि अपोलो मून मिशन सच था ही नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस मून पे गए ही नहीं थे, अगर मैं ये मान लेता हूं ना, तो जो बाकी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज है ना मून को लेके, वो सब जीरो हो जाती हैं। कि जब हम मून पे गए ही नहीं तो फिर वो डेटा कहाँ से आया? तो हमको तो ये कंस्पिरेसी क्यों हम मान ले कि मून हॉलो है? क्योंकि जब मून पे गए उन्होंने उसी ल्यूनार लैंडर को मून पे रॉकेट की तरह फेंक के मारा, तभी उनको वो चीज़ पता चली। जब हम मून पे गए तभी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेवलप हुई कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ही ल्यूनर लैंडर से बाहर निकले थे, ठीक है, और उन्होंने ही उन मून के क्रेटर्स से आती हुई डिम लाइट्स को देखा था, ठीक है, उन्होंने ही बातें करी थी कि हमें यहाँ पे कुछ अनयूजुअल अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर्स टाइप ऑफ दिख रहे हैं कुछ। तो अगर मैं ये मान लूं कि भाई वो मून पे गई नहीं, तो वो जो सारी कॉन्स्पिरेसीज की मिस्ट्रीज है ना, अभी तक हमने बात करी है वो जीरो हो जाती है, वो सब जीरो हो जाता है। तो मुझे वो मिस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती इसलिए हैं, हम चाहते हैं मैं कि इसलिए चाहता हूँ कि मैं ये विश्वास करूँ कि हम मून पे गए थे। बट सच कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक दोबारा से मून पे जाने की कोई भी ऐसी फीट अचीव नहीं करी जाती है, तब तक ये सवाल हमेशा रहेगा। अभी शायद इंडिया का जो टारगेट रखा है इसरो ने, कब का रखा है, जो मिशन गगनयान है हमारा, पता नहीं, जिसमें हम अपने डेवलप करे हुए इंडिजीनियस रॉकेट्स में भेजने वाले हैं एस्ट्रोनॉट्स को, ठीक है। हमारा एक एस्ट्रोनॉट्स आई थिंक सो हाँ रशिया में ट्रेनिंग ले चुका है। मिशन गगनयान कब होने वाला है हमारा? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027। हाँ
First crew Gaganyaan mission is scheduled for first quarter of 2027. Before this, the first uncrewed flight, Gaganyaan 1 or G1, is expected in late 2025 or early 2026 to demonstrate the human-rated launch vehicle in safety. दिसंबर 2025 अर्ली 2026 नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, ये लिखा इसरो मून मिशन। ISRO's recent success of Chandrayaan 2 was in July. ISRO next manned moon mission. Manned. ये तो चंद्रयान 4 वाला है, तो manned MANNED, ठीक है। ISRO aims to land the first Indian astronaut on moon by 2040. Before this, the maiden crewed Gaganyaan mission is scheduled for the first quarter of 2027, and the robotic sample return mission Chandrayaan 4 is slated for 2027 to develop landing technologies. Okay, मतलब 2040 तक जाएगा अब ये। तो 2040 में इंडिया भेज सकता है अपना फर्स्ट मैन ऑन द मून, ठीक है। 2040 भाई बहुत लंबा समय है, बहुत छोटा फील्ड। अब तू सोच ना कि एक ऐसी चीज को दोबारा करने में इतना टाइम लग रहा है जो पहले की जा चुकी है। क्यों लग रहा है फिर वो? और इवन ऐसा नहीं है कि इसरो है तो बजट कम होगा तो इसलिए स्लो चल रहे हैं। नासा नहीं कर पाया भाई आज तक, नासा नहीं कर पाया आज तक। फिर हमें तो पता है ना कि भाई हमारी कंट्री का जो है दिखावे वाला तो चीज़ है नहीं कि प्रूव करना हर किसी को, ठीक है। तो जो कर रहे हैं तसल्ली से, लेकिन होगा रियल ही। एग्जैक्टली उस दिन सब देखते रह जाएंगे कि भाई मून का मून और पानी का पानी हो जाएगा उस दिन। हाँ, तो या देखते हैं। आज तो हमने ये कॉन्स्पिरेसीज डिस्कस करी है। मैं चाहता हूँ कि देखने वाले जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनकी क्या राय है इस बारे में, वो कमेंट्स में डिस्कस करें। एंड प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि हमने इस पॉडकास्ट में ये नहीं कहा है कि मून लैंडिंग्स वर फेक। हमने सिर्फ वो कॉन्स्पिरेसीज डिस्कस करी हैं जो मून लैंडिंग के अराउंड और मून के अराउंड बनी है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करो, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन बंदा किस चीज को बिलीव करता है कि हॉलो मून है या फिर मून लैंडिंग हुई थी या किसी एलियन का हाथ है या फिर मून एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट स्पेसशिप है, हाँ, जो बाहर से आई है। अपनी राय और आपकी अपनी कुछ पर्सनल थ्योरीज जो बने इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कमेंट्स में जरूर मेंशन करो। और मैं ज्यादा वो पसंद करूंगा जो खुद बंदा अपनी खुद की पर्सनल वाइल्ड थ्योरीज जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं ना, एकदम बैठे इंस्टेंटली ऐसी वाइल्ड थ्योरीज कि दिमाग घूम जाए भाई सुन के, हमें ही मजा आए। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम शायद डिस्कस भी करें उन थ्योरीज को लेके। तो इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। प्लीज हाइप द वीडियो, लाइक द वीडियो, कॉमेंट्स में अपने सजेशन हर बार की तरह देते रहो। हम सबके कॉमेंट्स पढ़ते हैं एंड सपोर्ट आपका इसी तरीके से जारी रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। बाय बाय।